हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज हमारी सीटेट एग्ज़ाम के लिए साइंस की 7th क्लास है। आज हमारा डे 7 है और इस क्लास में हम क्लास 6 का 7th चैप्टर पढ़ेंगे, जो है आपका पौधों को जानिए। इस चैप्टर में फ्रेंड्स प्लांट्स के बारे में बताया गया है। जो प्लांट की आपकी रूट होती हैं, जो स्टेम होता है, जो उसका फ्लावर वाला पार्ट होता है, उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ से आपका चैप्टर हर वीडियो की तरह बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सारी क्लासेस एक साथ एक सीरियल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप भी पेपर 2 साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस भी एग्ज़ाम में आपकी साइंस पूछी जाती है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में तो आपकी साइंस हर जगह पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। और यहाँ पर हम क्लास 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में क्लास 6 से 8 तक की ही एनसीईआरटी आपकी पूछी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। पौधों को जानिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। प्रकृति भ्रमण करके अगर आप नेचर में जाते हैं तो इस तरीके से आपको अनेक प्लांट्स एंड ट्रीज देखने को मिलेंगी, जो कि इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यही सब आपको बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखिए, पौधे के भाग आप जानते ही हैं। पौधे के जो भाग होते हैं, ये इसका रूट होता है, ये इसका स्टेम होता है, ये इसका फ्लावर वाला पार्ट, आपकी ये जो लीफ होती है, पत्ती होती है, ये आपका फ्लावर वाला पार्ट है। तो इस तरीके से प्लांट्स के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। और जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो हम सेकेंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें डिटेल में दिया था। तो चलिए, अब सबसे पहला टॉपिक जो आपका यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वो आपको बताया है शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। ठीक है, क्या बताया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, शाख मतलब आपका होता है हर्ब्स, और झाड़ी होती है आपकी श्रब्स, और वृक्ष होता है आपका ट्रीज। ठीक है, शाख यानी कि हर्ब्स और झाड़ी होती है श्रब्स और वृक्ष होता है आपका ट्रीज। तो इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप दिया है। आपसे कहा है कि उन पौधों के तने और शाखाओं को आप ध्यानपूर्वक देखिए जो पौधे आपसे लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, या फिर जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप तने को स्पर्श करेंगे तो यह जानने के लिए स्पर्श करें कि तना कोमल है या कठोर है। इसे धीरे से आप मोड़ करके देखिए, क्या वह पूरी तरीके से मुड़ जा रहा है, वो तना आपका लंबा है या फिर मोटा है। इस तरीके से आप परीक्षण करें, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप यहाँ पर टेबल देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली जैसे टमाटर है, आम है, नींबू है, इनके बारे में बताया गया है। इनकी ऊंचाई कैसी होती है, कोई छोटा होता है, ये वाला लंबा होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है ना। तो इस तरीके से इनको कैटेगरीज में बांटा है। अब इस सारणी को आप तब पूरा कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है और वृक्ष क्या होता है। तो चलिए पहले इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं, फिर आप सारणी को खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि पौधों को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है कि हरे एवं कोमल पौधे, कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं। अब आपको ऐसे याद रखना है, जो शाख होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमल होते हैं और हरे होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सामान्यतया छोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो शाखाएं होती हैं, अक्सर इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे आप ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए जिसमें ए लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये क्या है, आपका शाख का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, शाख का एक पौधा है। इसमें क्या है, इसके तने आपके कोमल होते हैं और हरे होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, साइज में ये छोटे होते हैं और इनकी शाखाएं सामान्यतया नहीं होती हैं, इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे जैसे आपने टमाटर का पौधा देखा होगा। ठीक है, आपने टमाटो देखा होगा, साथ ही साथ आपने पालक देखा होगा, आपने धनिया देखा होगा, पुदीना है, तुलसी है, मेथी आप देखिए, मिर्च है,
ये सब क्या हैं? ये सब आपके शाक हैं, हर्ब्स हैं। एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं, टमाटर, पालक, धनिया, पुदीना हो गया, तुलसी, मेथी, मिर्च आदि, इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं शाक के अंदर, यानी कि हर्ब्स के अंदर। हर्ब्स के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि इनके जो तने होते हैं, मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, एक तो हरे होते हैं, कोमल होते हैं, और साइज़ में ये छोटे होते हैं। ध्यान रखें, ये साइज़ में सबसे छोटे होते हैं। टमाटर का पौधा, पालक आपने देखा होगा, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका शाक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, शाक के बाद जो हमने पढ़ा झाड़ी। झाड़ी यानी कि श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इनको हम झाड़ी कहते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो झाड़ी होती है ना, उनका जो तना होता है वो कठोर होता है और थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू हर्ब्स, यानी कि शाक से थोड़ा सा मोटा होगा तना और कठोर होगा। साथ ही साथ इनमें जो कह रहा है शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो तने के आधार से निकली होती हैं। जैसे ये है बी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये झाड़ी का एग्जाम्पल है। ये आप देख पा रहे हैं शाक से थोड़ा सा बड़ा है, इसका तना इससे कठोर भी होता है, और इसकी जो शाखाएं हैं आप देखिए इसके तने के आधार से निकली हुई हैं। ये देखिए इसकी जो ये शाखाएं हैं बिल्कुल एकदम तने से चिपकी हुई निकल रही हैं ना, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं झाड़ी। अब झाड़ी के एग्जाम्पल आपके क्या आएंगे? जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, आपने नींबू देखा होगा, है ना, ये सब आपके झाड़ी के अंदर आते हैं। जैसे गुलाब का पौधा आप देखिए, ये सब झाड़ी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है आपका वृक्ष के बारे में। वृक्ष क्या होता है? कुछ पौधे बहुत अधिक ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इनको हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष तो आपने देखे ही होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो एकदम कठोर सुदृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, ज़मीन में बहुत नीचे तक गए हुए होते हैं, ठीक है, और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या होते हैं? आपके वृक्ष कहलाते हैं। बेसिकली अगर आप लंबाई के आधार पर देखें तो सबसे छोटे आपके क्या होते हैं? शाक होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ठीक है। शाक, हर्ब्स आपके सबसे छोटे होते हैं साइज़ में, उससे थोड़ा सा बड़े आपके श्रब्स हो गए यानी कि झाड़ियाँ हो गई, और उससे भी बड़ा आपका क्या हो गया? वृक्ष हो गया यानी कि ट्रीज़ हो गए। तो इस तरीके से लंबाई के आधार पर और इनकी तने की मोटाई के आधार पर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दो दो पौधों के आप नाम बता सकते हैं जिनके जो शाक, झाड़ी या वृक्ष के अंदर आते हैं। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए, वही सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर और चीज़ें आपको बताई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इनको हम कहते हैं विसर्पी लता। आपने सुना होगा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। क्रीपर्स को हम कहते हैं विसर्पी लता और क्लाइंबर्स होता है आपका आरोही लता, ठीक है। तो विसर्पी लता क्या है, आरोही लता क्या है, मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी। देखिए, जो विसर्पी लताएं होती हैं उनमें क्या होता है, उन पौधों के जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे होंगे, ये विसर्पी लता का एग्जाम्पल है। जैसे कद्दू है, ये कद्दू आपको दिख रहा है, ठीक है, पंपकिन है। इसमें क्या होता है, इसका जो तना होता है ना, स्टेम होता है, वो बहुत ही कमज़ोर, वीक होता है, वो खड़ा ही नहीं हो पाता, इसलिए वो ज़मीन पर पूरा फैल जाता है। जैसे कद्दू है, लौकी आपने देखी होगी, ये सब आपके विसर्पी लता के एग्जाम्पल हो गए। वहीं अगर हम आरोही लता की बात करें तो आरोही लता, यहाँ पर देखिए, आरोही लता के बारे में बताया है कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो किसी चीज़ की हेल्प लेकर के थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं तो एक लकड़ी को हम एक आधार के रूप में लगा देते हैं और उससे होकर के मनी प्लांट जो है ऊपर को बढ़ता रहता है। तो वो क्या हो गया, वो क्लाइंबर्स हो गया, आरोही लता हो गई, ठीक है, जो किसी की हेल्प से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जैसे मटर का पौधा आपने देखा होगा, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो विसर्पी लताएं हैं और जो आरोही लताएं हैं, ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। शाक, झाड़ी, वृक्ष हमने पढ़ लिए, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं ये विसर्पी लता और ये आरोही लता, ठीक है। आई होप आप इनके बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया है जो है आपका तना। तो चलिए थोड़ा सा तना के बारे में समझते हैं, तना क्या होता है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं,
तो यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। तने का मेनली काम क्या होता है, यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की है। और क्योंकि आप जानते हैं ये क्लास 6 का चैप्टर है, तो थोड़ा सा कम लेवल का इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं तना क्या है, ये क्या कार्य करता है। आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास को 1/3 जल से भर दीजिए, जो कि ये भरा हुआ है। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए। इन्होंने क्या किया, वाटर में रेड इंक की ड्रॉप्स डाली और ये वाटर का कलर हो गया रेड, ठीक है। शाक के तने को ग्लास में रख दीजिए। अब एक शाक लिया और उसका तना आपने क्या किया, ग्लास में रख दिया। उसके बाद अगले दिन इन शाखाओं का आप अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर की ओर चढ़ जाता है। पानी में इन्होंने डाला था रेड कलर की इंक, और जब आपने इसमें ये तना रखा ना, एक ये शाक रखा है, पौधा रखा है, तो क्या होता है इसमें बेसिकली कि ये जो कलर है ये तने की हेल्प से ऊपर को चढ़ने लगता है। मतलब यही कलर तना एब्जॉर्ब करके ऊपर को ले जाता है, पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। ये देखिए, अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो ये जो लाल रंग है ये पत्तियों और शिराओं में भी आ जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग कहाँ से पहुँचा? क्योंकि जो लाल रंग है वो तो सिर्फ पानी में डाला गया था, तने ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके खुद भी रेड हो गया और प्लांट के सभी पार्ट में उसको वो भेज रहा है। तो इस तरीके से आप क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं इस एक्टिविटी से कि जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। जल का संवहन करना मतलब होता है कि वाटर का ट्रांसपिरेशन करना, मतलब पौधे के अनेक भागों तक जल को पहुंचाने का जो काम होता है वो तने का होता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि तना क्या करता है कि पानी को पौधे के सभी भागों में, पत्तियों में, उसके तने में, ऊपर फ्लावर की ओर भेजता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज और जल के साथ तने में ऊपर की ओर वो चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो एक प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है, क्योंकि वो उसका जो तना होता है वो यही काम करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पत्ती के बारे में। पत्ती यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक है। संवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, पानी को पौधे के सभी भाग में पहुँचाना। ये काम कौन करता है, तना करता है, ठीक है। अब जब आप हायर लेवल में पहुंच जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम का अलग काम होता है, फ्लोएम का अलग होता है, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं हम NCERT की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो सबसे पहले अब आता है पत्ती। पत्ती के बारे में आपको बताया है, पत्ती यानी कि लीफ। लीफ आपने देखी होगी, बेसिकली इस तरीके की होती है। अब इस लीफ के भी ना बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग, तो उसके क्या क्या पार्ट हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाती है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा है, देखिए ये पत्ती का तना है, ये जो तना है जिस भाग से जुड़ा है पत्ती से, ये क्या है आपका, पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत को इंग्लिश में पेटियोल कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप समझते हुए जाएंगे, पर्णवृंत मतलब होता है पेटियोल। आगे देखिए, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। ये जो पत्ती का आप पूरा चपटा भाग देख रहे हैं बाहर का, ये क्या कहलाता है, पटल या फिर फलक। इसके दो नाम हैं, या तो पटल कहेंगे या फलक कहेंगे। फलक को इंग्लिश में कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं फलक को, लैमिना। तो ये पार्ट है आपका किसका, पत्ती का। ये आप जानते ही हैं, ये इसका तना है, ठीक है, पत्ती का। और ये जो तना, ये आधार इससे जुड़ा हुआ है, ये इसका पर्णवृंत है यानी कि पेटियोल है। और ये जो चपटा भाग देख रहे हैं आप पत्ती का, ये आपका पटल, फलक या फिर इंग्लिश में लैमिना कहलाता है, ठीक है। ये जो तना होता है ना, एक चीज़ आपको और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो तना होता है, तने पर ही जो आपकी पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसके जो फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होता है, वो सब तने से ही इससे जॉइंट होता है। मतलब उनका आधार जो है ना, बेस जो है वो तना होता है, स्टेम होता है, ठीक है। और स्टेम ही क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक हो गया। ये हो गया पत्ती के बारे में। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर टॉपिक बताया है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड एक्टिविटी आपको यहाँ पर एक बताई गई है। बेसिकली इस एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको शिरा के बारे में बताया है। शिरा यानी कि वेन्स जिसको हम कहते हैं। ये वेन्स क्या होते हैं,
आपने पत्ती में जो रेखित संरचनाएं देखी होंगी फ्रेंड्स, वो आपकी वेन्स कहलाती हैं। ये आप पत्ती देख पा रहे हैं ना, इनमें कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं अंदर ग्रीन कलर की, एक ऐसे गई है, फिर एक लाइन ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो ये जो रेखित संरचना होती है पत्ती के अंदर, वही आपकी क्या कहलाती है, शिरा कहलाती है, वेन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। अब ये जो शिराएं रेखाएं आती हैं ना, इससे जो इस तरीके का एक डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, इसको हम कहते हैं शिरा विन्यास। क्या कहते हैं, शिरा विन्यास, यानी कि लीफ वेनेशन। ठीक है, शिरा विन्यास को कहते हैं लीफ वेनेशन। अब ये जो शिरा विन्यास है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक होता है समांतर शिरा विन्यास। तो चलिए समझते हैं ये क्या होते हैं जालिका रूपी और समांतर। तो यहाँ पर बताया है आपको कि यदि यह डिज़ाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो उसे हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और यदि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसको हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका, जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी मतलब होता है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देती हूँ अगर आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हैं। रेटिकुलेट शिरा विन्यास यानी कि जालिका रूपी शिरा विन्यास ये वाला है। और दूसरा है आपका समांतर शिरा विन्यास, और समांतर को तो आप जानते ही हैं पैरेलल बोलते हैं, तो इसमें पैरेलल लीफ वेनेशन होता है। अब इन दोनों पत्तियों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये वाली जो आपको लीफ दिख रही है, पत्ती दिख रही है, इसमें एक जाल जैसा बना है, एक स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से लाइन गई है ऐसे। लेकिन जो आप ये वाला देख पा रहे हैं इसमें समांतर शिरा विन्यास है। इसमें जो आप लाइनें देख रहे हैं वो सीधे सीधे लाइनें आपको दिखेंगी। ठीक है, इधर उधर इसमें डिज़ाइन नहीं बने होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, इसमें तो एक जाल जैसा बना दे रही हैं। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन जैसा, लेकिन इसमें क्या होता है सीधे सीधे पैरेलल होती हैं ये शिराएं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। तो डिफरेंस आप समझ गए, एक हो गया आपका क्या, जालिका रूपी शिरा विन्यास, एक हो गया आपका समांतर शिरा विन्यास। अब अगर आपसे इसके एग्जाम्पल पूछे जाएं आप क्या कहेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये जो आपकी शिरा विन्यास हैं ये कनेक्ट हो जाती हैं आपकी इनकी जड़ों से, यानी कि इनका जो रूट सिस्टम आता है। ठीक है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका। चलिए यहाँ पर आप समझ गए कि आपको अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कहेंगे जो घास का पौधा होता है उसमें क्या है आपका, समांतर शिरा विन्यास है, क्योंकि इस तरीके से है ना डिज़ाइन। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए जैसे कैरेट है उसकी पत्ती, आप कहेंगे वो है आपका, उसकी लीफ कैसी है, जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि उसमें ऐसे जाल जैसे बने हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया हुआ है फ्रेंड्स। वाष्पोत्सर्जन आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझेंगे वेपोराइजेशन जिसको हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन में बेसिकली होता क्या है कि जल की जो बूंदें पत्ती, ओके एक एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर लिखा है। इस एक्टिविटी को हम समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। देखिए, एक आपने क्या करना है, एक पौधा लेना है। ठीक है, आप सनलाइट की प्रेजेंस में बैठ जाइए, उस पौधे में इस तरीके की पत्तियाँ होनी चाहिए। आप क्या करिए, एक पॉलीथीन लाइए और कुछ पत्तियों को इस तरीके से पैक कर दीजिए और यहाँ पर किसी चीज़ से बांध दीजिए और कुछ घंटों के लिए उसको वैसा ही धूप में छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अगर आप खोलेंगे पन्नी को तो पन्नी के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगी, यानी कि पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी। ये पानी की बूंदें आखिर कहाँ से आई, यही प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है जल की ये जो बूंदें आपको पॉलीथीन में दिखाई दे रही हैं ये पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हुई हैं और इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो जलवाष्प के रूप में पानी को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, जो पौधों की पत्तियों को आपने पॉलीथीन से बांध के रखा, उन्होंने क्या किया, पानी को वेपर के फॉर्म में रिलीज़ किया, जलवाष्प के रूप में रिलीज़ किया और इस प्रक्रम से पौधे जो है बड़ी मात्रा में जो वाटर होता है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि इसी प्रक्रम के द्वारा पौधे जो हैं बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, यही प्रोसेस होता है। तो इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जड़ के बारे में दिया है कुछ, ये रहा। रूट के बारे में आपको समझाया है, यानी कि जड़ों के बारे में समझाया है। उससे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी बताया है। और प्रकाश संश्लेषण, चलिए एक बार इसको देख लेंगे। ज़्यादा तो नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है। पत्तियाँ जो हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। हरे रंग का जो एक पदार्थ होता है आप जानते ही हैं, वो क्लोरोफिल होता है, जिसे हम पर्णहरित कहते हैं हिंदी में। तो उसकी उपस्थिति में क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। और इस प्रक्रिया में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ होता है, ठीक है, H2O और CO2 का यूज़ होता है। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। बेसिकली जब पौधे अपने लिए फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O, इट इज़ नोन एज हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब इसका एक बेसिकली क्या है, इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, आप लोग देखिएगा। इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की पूरी एक क्या है, रिएक्शन है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आपको रूट के बारे में बताया है, कुछ जड़ों के बारे में बताया है। जड़ें, यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। बेसिकली एक गमले में एक ऐसा पौधा लगाया है जिसको जड़ सहित लगाया है, उसकी जड़ें आप देख पा रहे हैं। और दूसरे गमले में ऐसा पौधा लगाया है जिसमें जड़ें हैं ही नहीं, ठीक है। तो जड़ें आखिर क्या होती हैं, किस तरीके से आप जड़ों को पहचानेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा जड़ों के बारे में जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वही वाली जड़ें जो अभी देखी थी। अब देखिए जड़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, दो प्रकार से होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, याद रखना है। एक होता है मूसला जड़ और एक होता है रेशेदार जड़। मूसला जड़ को हम कहते हैं टैप रूट और रेशेदार जड़ को हम कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। अब आप इनको ऐसे लिंक कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं, अभी मैंने आपको शिरा विन्यास के बारे में बताया था, है ना, लीफ वेनेशन के बारे में बताया था, जिसमें एक था जालिका रूपी और एक था समानांतर शिरा विन्यास। तो आपकी जो मूसला जड़ होती है ना, मूसला जड़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, जालिका रूपी शिरा विन्यास के साथ, ठीक है। क्योंकि मूसला जड़ में ये जो पत्तियां आप पौधे की देख रहे हैं ये सेम उसी की तरह तो हैं जो आपने जालिका रूपी शिरा विन्यास पढ़ा था, जिसमें पत्तियों में जाल बना होता है। और जो दूसरा आप रेशेदार जड़ देख रहे हैं ये वाली, इसमें आप देखिए इसकी पत्तियां कैसी हैं, इसमें कैसा है शिरा विन्यास, इसमें समानांतर शिरा विन्यास है, घास का पौधा है ना। वहाँ पर बस पत्ती के बारे में बताया गया था, यहाँ उन्हीं पौधों की जड़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका शिरा विन्यास होता है जालिका रूपी वाला, वो उसकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़। और जो आपका समानांतर शिरा विन्यास होता है उसकी जड़ें होती हैं रेशेदार जड़ें। बस इतना याद रखना है। अब इनके रूट के बारे में, जड़ों के बारे में यही बताया यहाँ पर कि इन पौधों की जो जड़ें हैं, जो आप चित्र ए में देख रहे हैं ये आपकी मूसला जड़ होती हैं, और जो आप चित्र बी में देख रहे हैं वो आपकी रेशेदार या फिर झकड़ा जड़ कही जाती हैं, ये वाली। अब इनमें डिफरेंस आप देख ही पा रहे होंगे। डिफरेंस इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है, एक मुख्य जड़ होती है, और उसी से बहुत सारी जड़ें आपकी निकली हुई हैं जो आप देख पा रहे हैं। जड़ इसमें एक मेन है जो आधार है, उसी से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, ये होता है आपका मूसला जड़। लेकिन रेशेदार जड़ में क्या होता है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारी रेशेदार जड़ें आपको दिखाई देती हैं। आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, इसमें मुख्य जड़ नहीं है, इसमें अनेक जड़ें हैं, ठीक है, बिना आधार के। तो ये होता है आपका रेशेदार जड़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा इसमें एक चीज़ और छूट रही है, तो छूट कुछ नहीं रहा है। देखिए इसको हम मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ों को इसमें पार्श्व जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ के अंदर ही जो छोटी छोटी होंगी उनको हम कहेंगे पार्श्व जड़ें। और जिन पौधों की जड़ें यहाँ पर चित्र बी में दिखाई हैं, इसमें ये क्या होती हैं आपकी, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें सभी जड़ें एक समान रूप से दिखाई देती हैं, इनको हम झकड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़ें कहते हैं, ठीक। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे,
अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका गाजर का पौधा, मूली, आम वगैरह, ठीक है। और अगर आप बात करें रेशेदार जड़ों की, तो रेशेदार जड़ों में आपका जैसे गेहूं का पौधा, धान है, घास का पौधा है, इन सब में क्या होता है, बहुत सारी जड़ें अलग अलग तरीके से निकली होती हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशेदार जड़ों के एग्जाम्पल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आपने नोट्स लिया हुआ है ना, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप पेड नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्लासेस की हेल्प से ही आप नोट्स बनाएं, तो ये भी अच्छी बात है, आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास कि आप क्लासेस को अटेंड भी करें और अपना नोट्स भी बना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इम्पोर्टेंट दिया है वो देखिए, यहाँ पर आपको बस वो एग्जाम्पल ही बताए हैं, ठीक है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों के बारे में। अब आता है नेक्स्ट। यहाँ पर हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। अभी हमने ये देखा है ना, जड़ों का काम ये है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यानी कि जो हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, जिसकी हेल्प से फूड जो है अपना प्लांट जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, उसकी बात हो रही है कि ये जो भोजन बनाया जाता है ये पौधे के पत्ती द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पौधे के किस भाग में होती है, तो आप कहेंगे पत्ती में होती है, लीफ में होती है। यह भोजन तने से होकर के पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है, फिर इसको क्या करता है, तना क्या करता है, पौधे के अनेक भागों में पहुंचाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित होता है, और ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि हम किस प्लांट के कौन से हिस्से को खाते हैं। जैसे जड़ खाया जाता है आपका कैरेट का, बीटरूट का, है ना, इन सब चीज़ों का। और किसी चीज़ का हम पुष्प भी खाते हैं, किसी का तना भी खाते हैं, किसी की पत्ती भी खाई जाती है। तो वो कौन कौन से पौधे हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स यहाँ पर पुष्प के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फ्लावर के बारे में। आप जानते हैं फ्लावर भी प्लांट का ही एक हिस्सा होता है, तो इसमें फ्लावर के बारे में आपको बताया गया है। फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और पुष्प में भी आपका एक नर पुष्प होता है और एक मादा पुष्प होता है। तो उन सभी के बारे में डिटेल में बताया है, जो कि हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर इसी क्लास में करें तो क्लास बहुत लेंदी हो जा रही है। तो मैंने सोचा इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सेपरेट ही हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पेड नोट्स लेना चाहें तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कल हम सेम टाइम पर इवनिंग में ही नेक्स्ट क्लास करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।